लिट्टी चिकन वाली। बिहार के एक छोटे से कस्बे में रेखा अपने पति चंदन, 8 साल के बेटे राजा और सास शांति देवी के साथ रहती थी। उसका पति काफी समय से बेरोजगार था। रोज रोज लोगों से उधार मांगकर जी नहीं सकती मैं, कुछ करना होगा चंदन। ऐसे कब तक लोगों से पैसे मांगकर दिन काटेंगे। और क्या करूं, नौकरी मिलती नहीं, खेत गिरवी पड़ा है, सब खत्म है, अब कुछ काम नहीं है। चंदन, अगर तुम्हें कहीं काम नहीं मिल रहा तो मैं कहीं काम शुरू करूं। तुम क्या काम करोगी? तुम जानते तो हो मेरे हाथ का बनाया हुआ लिट्टी चिकन सबको कितना पसंद आता है, तो क्यों न वही शुरू करूं बेचना। तुम पागल हो, तुम 12वीं पास हो, गांव वाले क्या क्या बातें बनाएंगे कि पढ़ी लिखी होकर ये सब काम करती है। मुझे अपना घर चलाना है, मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। बहू, तुझे जो सही लगे वो कर। शुक्रिया माँ जी, अब से मैं लिट्टी चिकन बनाना शुरू करूंगी। स्टेशन के पास एक ठेला लगा लेंगे। अरे पागल, लोग हंसेंगे कि रेखा लिट्टी बेच रही है। तो हंसने दो, मेरे बेटे के भूखा सोने से अच्छा है लोग हंसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रेखा पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली अंकिता से कुछ पैसे उधार लाती है और एक पुराना ठेला लेकर लिट्टी चिकन बेचने निकल पड़ती है। उसके ठेले की बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, लिट्टी चिकन वाली। कुछ गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे ओ रेखा, अब लिट्टी वाली बन गई। कल तक तो मास्टरनी बनना चाहती थी, अब लिट्टी सेक रही है। हाँ, बना लो मजाक, पर याद रखना एक दिन ये लिट्टी ही मुझे पहचान दिलाएगी। रेखा स्टेशन के पास जाकर बेचने के लिए खड़ी हुई तो पहले दिन तो उसकी बिल्कुल कमाई नहीं हुई। वो उदास होकर घर लौट आई तो चंदन उसे खूब बातें सुनाने लगा। क्या हुआ, आ गई खाली हाथ घर? चुप रह, खुद तो कुछ करता नहीं। वो बेचारी मेहनत कर रही है तो उल्टा उसे सुना रहा है। अब उसकी सास ने उसे हिम्मत दी और अगले दिन से फिर हिम्मत कर वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। लेकिन अगले दिन से उसके पास ग्राहक आने लगे और उसकी थोड़ी बहुत कमाई हुई और धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कुछ समय में वो काफी मशहूर हो गई। एक दिन रेखा अपनी छोटी सी रसोई में चूल्हे पर चिकन बनाती है, साथ ही आटा गूंथती है। कुछ ही देर में चूल्हे पर चिकन की खुशबू फैल जाती है। इसके बाद वो चूल्हा जलाकर लिट्टी बनाती है। तभी उसका बेटा उससे कहता है, माँ आज फिर बहुत ज्यादा ऑर्डर है क्या? हाँ राजा बेटा, स्टेशन पर कुछ लोग आए हैं जो कल बोले थे लिट्टी चिकन का स्वाद अभी तक याद है, कल ज्यादा बनाकर ले आना। उसकी बात सुनकर उसका पति चंदन गुस्से में बोलता है, हर रोज यही लिट्टी चिकन, न जाने कब तक चलेगा ये तमाशा। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है। ये तमाशा नहीं है चंदन, ये हमारे चूल्हे की रोटी है और काम कोई छोटा नहीं होता। ये कहकर रेखा अपना ठेला लिए अपने बेटे के साथ स्टेशन की ओर चली गई और फिर स्टेशन के बाहर एक ठेले पर रेखा रंगीन छाते के नीचे खड़ी होकर लिट्टी चिकन बेचने लगी। आइए आइए, लिट्टी चिकन खाइए, आइए आइए। तभी कुछ ग्राहक उसके पास आने लगे। रेखा बहन, तुम्हारी लिट्टी में कुछ तो जादू है। चिकन ऐसा लगता है कि उंगलियां चाट जाओ। जादू नहीं बाबूजी, माँ के हाथ का प्यार है। इतना अच्छा लिट्टी खाने को आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा जितना अच्छा मेरी माँ बनाती है। तभी कुछ यात्री उसके पास आकर रुकते हैं। बहन जी, लिट्टी चिकन मिलेगा? हाँ भैया, ताज़ा बना है। लिट्टी में सत्तू भरा है, ऊपर से देसी घी का तड़का और चिकन मसालेदार है। एक बार खाओगे तो उसका स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे। 1 प्लेट देना। जी भाई साहब, ये लीजिए। उस आदमी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला बड़ा खुश हुआ। वाह, ये असली स्वाद। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि स्टेशन के बाहर एक लिट्टी चिकन वाली है, वो बहुत अच्छा लिट्टी चिकन बनाकर बेचती है, जरूर खाकर आना। ये तो आप सब ग्राहकों की दुआ है साहब। धीरे धीरे रेखा की लिट्टी चिकन मशहूर होने लगती है। दूर दूर से लोग उसके पास लिट्टी चिकन खाने आने लगते हैं और कई सोशल मीडिया पर लोग उसकी वीडियो बनाकर डालते हैं। एक रोज, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं बिहार की उस महिला से जिनकी लिट्टी चिकन के चर्चे अब दूर दूर तक हो गए। पेश है लिट्टी चिकन वाली रेखा। आप इतना अच्छा कैसे बना लेती हैं? मैं तो बस खाना बनाती हूँ, बाकी सब आप सबका प्यार है। आपकी कहानी हजारों महिलाओं को प्रेरणा दे सकती है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूंगी, कोई काम छोटा नहीं होता, इरादा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मन में जज्बा हो तो सब हो सकता है। अब सभी गांव वाले जब टीवी पर लाइव रेखा को देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। हम तो रेखा को कितना गलत समझ रहे थे, लेकिन उसने तो वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। आज उसके कारण पहली बार अपने गांव में टीवी चैनल वाले आए हैं। मैंने कहा था ना, मेरी सहेली की बात ही अलग है। टीवी पर अपनी पत्नी को देख चंदन को भी उस पर गर्व होता है। माफ कर दो रेखा, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुमने हमारे घर को चलाने के लिए बहुत मेहनत की है। जब परिवार दाने दाने को मोहताज होने की नौबत आ गई थी, तब तुमने इस घर को संभाला और एक मैं था जो तुम्हें कितना भला बुरा कह रहा था।
कोई बात नहीं जी, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब हमने साथ में मिलकर काम करना है, क्योंकि अब काम काफी बढ़ गया है और मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। इसलिए अब से तुम लिट्टी बेलना, मैं भरावन तैयार करती हूँ। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ये अब तो हम टीम बन गए, माँ, पापा और मैं। अब दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। फिर एक रोज रेखा को शहर में बुलाकर महिला उद्यमी सम्मान मिलता है। वो मंच पर खड़ी है और जनता ताली बजा रही है। एक औरत जो कभी चूल्हे के धुएं में गुम थी, आज देश भर में लिट्टी चिकन वाली के नाम से पहचानी जाती है। अगर आप में जज्बा है तो हालात चाहे जैसे भी हो, आप आगे बढ़ सकते हैं। रेखा अब स्टेशन पर नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट खोल चुकी होती है, जिसका नाम होता है लिट्टी चिकन वाली। वो कुछ ही साल में काफी मशहूर हो गई। रेखा बहू, अब तो तेरा नाम अखबारों में आता है, फोटो भी छपती है। काकी, नाम तो बस मेहनत का है, स्वाद अब भी वही देसी है, मिट्टी की खुशबू वाला। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो लिट्टी चिकन इंटरनेशनल एक बड़ा सा होटल जिसकी हर देश में ब्रांच होंगी, वो खोलूंगा। ये सुनकर सब हंसते हैं। रेखा आसमान की ओर देखती है जैसे भगवान को धन्यवाद दे रही हो। जीवन में हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक औरत ठान ले तो वो न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। रेखा की तरह हर महिला के हाथ में हुनर है, बस उसे पहचानने और आगे बढ़ने की देर है। अरे नीरज भाई, कैसे हो? बस भाई ठीक हूँ। आज कैसे इतने दिन बाद ठेले पर आना हुआ? बस भाई, कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर गांव चला गया था और कल ही आया था, और आज बच्चों ने बोलकर भेजा है कि शाम को घर आते वक्त मैं उनके लिए तुम्हारे तवा चिकन और रोटी लेकर आऊं। भाई, बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाए हुए। क्यों नहीं भाई, जरूर लेकर जाओ। कितनी प्लेट पैक करनी है? 3 प्लेट पैक कर दो नीरज भाई, बस। और फिर नीरज 3 प्लेट तवा चिकन रुमाली रोटी पैक कर देता है, जिसे लेकर वो आदमी घर चला जाता है। पाल चौक पर 2 ठेले लगते थे। नीरज चिकन और रुमाली रोटी बेचता था और गौरव कबाब और चिकन सूप बनाकर बेचता था। नीरज के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी और गौरव के ठेले पर बहुत कम लोग कबाब और सूप पीने आते थे, और जो लोग थोड़े बहुत खाकर भी जाते उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता, जिससे उसकी बिक्री बहुत कम होती थी। फिर एक दिन गौरव मन ही मन सोचने लगता है, ऐसा क्या है इसकी तवा चिकन और रुमाली रोटी में जो सब लोग इसके यहीं पर खाना पसंद करते हैं? और सिंपल सी तवा चिकन और रुमाली रोटी तो होती है इसकी, वो भी बिना बटर लगी हुई, और लोग फिर भी इसके ठेले पर जाना पसंद करते हैं। और एक मैं कबाब में कितना भी बटर लगा लूं, कितना भी अच्छे से सूप बना लूं, लेकिन लोग फिर भी मुझे गालियां ही सुना कर जाते हैं। कुछ तो राज है इसकी तवा चिकन रुमाली रोटी में, और मुझे वो पता लगाना ही होगा। और ऐसे ही नीरज का ठेला अच्छा चलता रहा और गौरव का काम ठप होता चला गया। ये देखकर गौरव अंदर ही अंदर उससे जलने लगा। और फिर एक दिन नीरज किसी काम से कहीं गया हुआ था, तो उस रोज वो अपनी पत्नी सरगी को ठेले पर बिठाकर चला गया। शाम को नीरज को लौटने में देर हो गई। हे भगवान, ये ग्राहक आने शुरू भी हो गए और नीरज अभी तक आए नहीं, और मैं उनके आने से पहले किसी को तवा चिकन रुमाली रोटी भी नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ भी सामान बेचने से मना किया हुआ है। सरगी को देखकर गौरव समझ रहा था कि कुछ न कुछ बात तो है जो सरगी के चेहरे पर इतनी चिंता है, और फिर गौरव उस पर लगातार नजर रखता गया। थोड़ी देर बाद ही नीरज हाथ में एक काले रंग की पन्नी लेकर लौटा और सरगी के कान में कुछ कहकर उसको वो काला पानी दे देता है। और सरगी नीरज से कहती है, इतनी देर कहाँ लगा दीजिए, ग्राहक आ गए, वो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, और आपने मुझे उन्हें सामान देने से भी मना किया था। ये बातें करने का समय नहीं है सरगी, अब इस पिन्नी से ये जादुई पाउडर निकालकर इस तवा चिकन में डाल दो। सरगी जल्दी से काली पन्नी खोलती है और उसके अंदर जो पाउडर होते हैं उसको चिकन में डाल देती है और फिर सबको देना शुरू करती है। एक तो मैं यहाँ अकेली थी, ऊपर से ग्राहकों की भीड़, और फिर गौरव की गंदी नजर। लेकिन तुम जानती हो ना कि अगर मैं नहीं जाता तो हमारी ग्राहकी कम हो जाती। जो भी कमाल है इस पाउडर का, अब इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। और ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया और उनकी खूब अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे वो लोग झोपड़ी से पक्के मकान में आ गए। लेकिन उनका ये राज किसी को पता नहीं था कि कुछ ही साल में उनकी आमदनी इतनी अच्छी कैसे हो गई। अरे सुनिए, अब आप जल्दी जाइए और वो जादुई पाउडर ले आइए, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। उस रोज भी नीरज पाउडर लेने चला जाता है। दरअसल वो एक जादुई पाउडर उस तवा चिकन में डालता था, जिससे उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी और उसका स्वाद लाजवाब हो जाता। लेकिन उस रोज गौरव उसका पीछा करने लगता है। आज तो मैं इसका राज पता लगा कर ही रहूंगा। यही वो समय है जब नीरज रोज कहीं जाता है और फिर लौटकर सरगी के हाथ में कोई काली पन्नी लाकर देता है। फिर गौरव नीरज का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, पर नीरज गौरव के हाथ नहीं आ पाता।
और नीरज गौरव से काफी आगे निकल जाता है, जिससे गौरव थककर बीच रास्ते में ही अपने ठेले पर आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद नीरज फिर एक काली पन्नी लेकर आता है और सर्गी को तवा चिकन में जादुई पाउडर डालने को कहता है, लेकिन दूर खड़ा गौरव उस रोज ये सब देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, अब तो रात में इसका ये जादुई पाउडर चुरा कर ही रहूंगा। सर्गी को वो पाउडर छुपाते हुए गौरव देख लेता है और मौका मिलते ही वो ये पाउडर चुरा लेता है और अगले दिन वो अपने कबाब और सूप में वो जादुई पाउडर मिलाकर लाता है और मन ही मन बड़ा खुश होता है। आज देखता हूँ कैसे मेरे कबाब नहीं बिकते। आज तो सारे के सारे कबाब और सूप बेच कर रहूंगा। लेकिन गौरव के कबाब में जादुई पाउडर डालने से भी ऐसा कोई जादू नहीं हुआ जिससे उसके ठेले पर ग्राहक आए और उसकी बिक्री हो। 2-4 ग्राहक आए भी तो वो भी नाराज हो गए। अरे ये क्या, तेरे कबाब खाती मेरे मुंह में झाग कैसे निकलने लगा? अरे ये तो सब बेकार है। छी, कितना बेस्वाद है, कितना बेकार है ये तो। मैं तो कहता हूँ मारो इसे, अरे मारो, न जाने क्या मिलाकर हमें खिला रहा है ये। अब गौरव बुरी तरह से डर गया। ग्राहक उसे चप्पलों से मारने लगे। मुझे छोड़ो, नहीं नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब उसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया और गौरव को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा नीरज पर। एक दिन वो नीरज के घर जाता है। अरे भाई नीरज, एक बात तो बता यार, ऐसा क्या मिलाता है तू अपने तवा चिकन रुमाली रोटी में जो लोग मेरे ठेले पर नहीं आते, तेरे ही ठेले पर आते? और मैं कितना भी अच्छे कबाब बना लूं तब भी लोग मुझे खरी खोटी ही सुनाकर चले जाते हैं। कौन सा काला जादू करता है तू जो लोग तेरे ही ठेले पर आते हैं? मेरा तो काम धंधा सब बंद हो गया, मुझ पर तो पैसे का अकाल पड़ गया। मेरे बीवी बच्चों के तो भूख के मारे मरने की नौबत आ गई रे। जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए। जी तो चाह रहा है अपने परिवार के साथ कूद कर आत्महत्या कर लूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोल गौरव भाई। अरे ये तो अपने अपने हाथों का स्वाद है। अब लोगों को मेरे हाथों का स्वाद अच्छा लगता है तो बस वही बात है। और ये मरने वाली बातें मत करो। सरगी, इसको अंदर से कुछ पैसे लाकर दे दो, ये राशन भरवा लेगा। और हाँ, तुम भी थोड़ी और मेहनत करो, क्या पता तुम्हारा काम धंधा भी अच्छा चल पड़े। लेकिन आपने तो कोई जादू के बारे में कहा ना, कोई जादू नहीं है, तुम बेकार की बहस मत करो। और इतना सुनकर गौरव अपने घर आ जाता है और फिर मन ही मन कहता है, कोई ना कोई तो जादू है इस नीरज के पास, लेकिन ये अब भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। ये रोज कहीं ना कहीं पर जाता है, लेकिन कुछ दूर जंगल में जाने के बाद न जाने कहाँ ओझल हो जाता है और फिर काली पिन्नी लेकर आता है। लेकिन जब मैंने वो जादुई पाउडर डाला था तब तो मेरे कबाब और भी बेकार हो गए थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोई ना कोई राज तो छिपा है इन सब के पीछे। उस रोज गौरव सुबह से ही उसकी ताक में बैठा था और वो उसका पीछा करते करते उस जंगल तक पहुंच गया। जंगल के बीचों बीच वो उसे एक बंद कोठरी के अंदर जाता देखता है, जहाँ एक ओखली होती है जिसमें वो मसाले कूटकर उस काली पिन्नी में भर लेता है। गौरव उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अच्छा तो ये है तेरा वो राज, वो काले जादू का कमाल। तुम अपने ठेले पर लोगों को बुला बुला कर भीड़ लगवाते थे। नीरज गौरव को वहाँ देखकर भयभीत हो गया और गौरव से बोला, अरे गौरव, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस ऐसे ही आया था। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इस राज को जानने के चक्कर में था। एक बार तो पीछा भी किया था, पर उस दिन तो तुम बच गए, पर आज नहीं बचोगे। आज सच बताना ही पड़ेगा तुमको। अब बस भी करो, कितना छुपाओगे? इस राज को मुझे भी बताओ। अब ऐसा क्या है इस ओखली में जो तुम यहाँ आकर मसाले कूट रहे हो? ओखली तो तुम्हारे घर भी है। ज्यादा पूछने पर नीरज उस ओखली के राज को गौरव को बता देता है। ये घर एक बूढ़ी अम्मा का था और उनको तवा चिकन रुमाली रोटी बहुत पसंद थी। वो अक्सर मेरे ठेले पर खाने आती थी, पर एक दिन उनकी मौत हो गई और मरते समय उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया, जब तू मेरी ओखली में अपना तवा चिकन रुमाली रोटी के लिए मसाले कूट कर ले जाएगा, तब से तेरा ठेला बहुत अच्छा चलेगा और तेरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ ही भीड़ रहेगी और एक दिन तू इतना अमीर बन जाएगा कि अपनी खुद की दुकान खोल लेगा। बस यही सच था। मैं यहाँ डेली मसाला कूट कर ले जाता हूँ और जाकर तवा चिकन रुमाली रोटी में डाल देता हूँ, जिससे मेरी बिक्री बहुत अच्छी होती है और मेरा तवा चिकन रुमाली रोटी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। बस यही अम्मा का जादू है। पर एक दिन जब तुम मसाला लेकर आए थे तो कुछ बचा हुआ मसाला मैं चुरा कर ले गया था और अपने कबाब में डाल दिया था, पर लोगों ने फिर भी मुझे खरी खोटी सुनाई और मारा भी। तभी से मेरा ठेला ही बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उस कोठरी में रखी ओखली में से एक हंसती हुई बूढ़ी औरत की आवाज आई। अरे क्या हुआ गौरव, तेरे कबाब का टेस्ट नहीं बढ़ा था क्या? पता है क्यों? क्योंकि तू लालची है, लालची और एक नंबर का कंजूस इंसान है, इसीलिए तेरे कर्मों का फल तुझे मिल रहा है। तूने कभी भी भूखे को खाना नहीं खिलाया और हमेशा उनको डांट कर भगा दिया करता था।
और एक दिन मैं भी तेरी दुकान पर आई थी, जिसे तूने डांट कर भगा दिया था, और नीरज ने मुझे चिकन रुमाली रोटी खिलाई थी, और उस समय मैं तुम्हें श्राप देकर चली गई थी और नीरज को आशीर्वाद देकर। बस यही बात है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है और नीरज को उसके कर्मों का फल मिला। ये कहने के बाद फिर वो बूढ़ी अम्मा एकदम से गायब हो गई। गौरव को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने नीरज से माफी मांगी और नीरज ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। अब गौरव कभी उससे ईर्ष्या नहीं करता। नीरज का काम और भी अच्छा चलने लगा।